Hello students, I'm Sahil Roy and welcome back to Web of Classes. This is Money and Banking Mock Test Part 5. So let's begin our mock test. Our first question is question number 41 और question है हमारा Which of the following statements is not correct with regard to Friedman's reinstatement of quantity theory of money? सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फ्राइडमैन्स की जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसके हिसाब से सही नहीं है। पहला ऑप्शन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रियल इनकम एंड द डिमांड फॉर मनी। दूसरा ऑप्शन, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिमांड फॉर मनी। तीसरा ऑप्शन, एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस लेवल एंड द डिमांड फॉर मनी। और चौथा ऑप्शन, the demand for money varies directly and proportionately with the change in the general price level. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में जो बात कही गई है वो फ्राइडमैन की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में कहा गया था कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिमांड फॉर मनी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया रुपी 1 कॉइन इज मिंटेड बाय। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में 1 रुपए का सिक्का कौन मिंट करता है। मिंट करने का मतलब ये होता है कि किसी भी मेटल को पिघला करके कोई शेप देना, इज कॉल्ड मिंटिंग। तो 1 रुपए का सिक्का कौन मिंट करता है? पहला ऑप्शन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और चौथा ऑप्शन, कमर्शियल बैंक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके पीछे रीजन क्या है? आरबीआई क्यों इसे मिंट नहीं करता? रीजन ये है कि इंडिया के अंदर कॉइनेज एक्ट आया था 1906 में, और आपको मालूम है कि आरबीआई बना था, आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में, और ये एक्ट पास हुआ था और ये इसने काम करना शुरू किया था 1 अप्रैल 1935 से। ठीक है, तो जब कॉइनेज एक्ट 1906 में आ चुका था तो ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थी। जो चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं थी वो सारी चीजें फिर रिजर्व बैंक को सौंप दी गई थी, क्योंकि जो कॉइनेज एक्ट में नहीं था वो इंपीरियल बैंक के पास था। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक से फिर वो स्टेट बैंक और आरबीआई के पास चीजों आदि चीजों को ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ था, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम रिजर्व बैंक बनने से पहले जैसे नोट बनाने का, उसे इशू करने का, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने का काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आज भी 1 रुपए के कॉइन मिंट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक कमर्शियल बैंक है जो 1911 में ऑलरेडी आ चुका था। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपको मालूम है कि 1934 में इसका एक्ट पास हुआ था और 1935 से इसने काम करना शुरू किया था। तो जो भारत का सेंट्रल बैंक है वो एक्चुअली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन उसको सेंट्रल बैंक नाम क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ऑलरेडी एक बैंक रजिस्टर्ड हो चुका था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन। सवाल पूछ रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कब नेशनलाइज हुआ था? पहला ऑप्शन, जनवरी 1, 1949। दूसरा ऑप्शन, अगस्त 15, 1947। इस टाइम तो देश आजाद हुआ था ना, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1935। और आखिरी ऑप्शन, जनवरी 26, 1950। तो जनवरी 26, 1950 को हमारा देश रिपब्लिक बना था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, तो पहली बार वो जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो 26 जनवरी 1950। तो ये दो तो होगा नहीं। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जनवरी 1, 1949। इसको नेशनलाइज किया गया था 1949 1 जनवरी को। ठीक है, और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने एक्चुअली में काम करना शुरू किया था। वो नेशनलाइज नहीं होता, उसकी वर्किंग शुरू हो गई थी, और वो
और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताएं कि आरबीआई में जब एस्टैब्लिश किया गया था ना, तो बहुत ज्यादा फॉरेन का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि वो फिर भारतीय हो गया, सरकारी हो गया, गवर्नमेंट ने 50% से ज्यादा उसका स्टेक टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन है हमारा, द रिजर्व बैंक एक्ट वाज पास्ड इन। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका एक्ट कब पास हुआ था? पहला ऑप्शन 1935, दूसरा ऑप्शन 1934, तीसरा ऑप्शन 1949, चौथा ऑप्शन 1947। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1934। आरबीआई एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1934 और 1 अप्रैल 1935 से उसने काम करना शुरू कर दिया। तो एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है ना, तो एक्ट के पास होने के बाद ही तो काम शुरू होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन है हमारा, द आरबीआई हैज नो पावर टू इशू नोट ऑफ द डिनोमिनेशंस ऑफ। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आरबीआई के पास इनमें से कौन से डिनोमिनेशन के नोट इशू करने की पावर नहीं है? पहला ऑप्शन ₹20, दूसरा ऑप्शन ₹1000, तीसरा ऑप्शन ₹150, चौथा ऑप्शन ₹100। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, और ये उस जमाने का क्वेश्चन है जब 1000 रुपए के नोट चलते थे। अब तो आप जानते हैं कि पिछले 4 साल से 2000 रुपए के नोट आ गए हैं, 1000 रुपए का नोट तो चल नहीं रहा, और 200 रुपए के भी नोट आ गए। आरबीआई के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो कितने भी डिनोमिनेशंस के नोट को इशू कर सकता है। ठीक है, जैसे 200 रुपए का नोट मार्केट में आ गया तो एकदम नया था, तो आरबीआई के पास तो पूरा पावर है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करेंगे कि वो कौन सा डिनोमिनेशन है जो मार्केट में है ही नहीं, और जब मार्केट में है ही नहीं तो आरबीआई क्यों इशू करेगा? जब इशू होगा तो एक पूरा प्रोसीजर होता है, तो जब मार्केट में है नहीं और गवर्नमेंट बनाएगी नहीं तो इशू भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज 150 रुपीज। अगर यहाँ 150 है तो हम 150 लेके चलेंगे, क्योंकि किसी ना किसी जमाने में 1000 के नोट हुआ करते थे और चलता भी था। 20 तो है अभी भी, 100 तो है अभी भी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर अगर यहाँ पे 150 की जगह 200 होता, जब 200 होता तो 1000 रुपीज हम लेकर चलते फिर, क्योंकि 1000 रुपीज अभी 1000 रुपीज की जो करेंसी है वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आप समझ रहे हैं ना? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन है हमारा, डैश परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इशूइंग करेंसी नोट। बहुत सिंपल सवाल है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करेंसी नोट को इशू करने का फंक्शन परफॉर्म करता है? पहला ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ द अबव, चौथा ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इशूइंग करेंसी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन है हमारा, Which statement is not true out of the following? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? We have 4 options. पहला ऑप्शन है हमारा, लैंड डेवलपमेंट बैंक इज द चेंज नेम ऑफ द मॉर्गेज बैंक। दूसरा ऑप्शन, लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू द फार्मर्स फॉर देयर ऑल काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तीसरा ऑप्शन, द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द लैंड मॉर्गेज बैंक इज टू एनकरेज द कोऑपरेटिव फार्मिंग बाय कीपिंग फार्मर्स लैंड ऑन मॉर्गेज। और चौथा ऑप्शन, ऑल द अबव 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो एकदम सही आंसर है, वो है ऑप्शन सी। सवाल यही पूछा जा रहा था ना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी सही है। पहला गलत है, दूसरा गलत है, जब पहला दूसरा गलत है तो आखिरी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी सही है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि जो मेन पर्पस है लैंड मॉर्गेज बैंक को स्टैब्लिश करने का is to encourage the cooperative farming by keeping farmers land on mortgage। mortgage करने का मतलब होता है किसी भी चीज को गिरवी रखना। ठीक है, तो गिरवी रख करके अगर बैंक आपको लोन दे रहा है तो उसका मेन मकसद ये है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग शुरू हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी आरबीआई डज नॉट हैव अ ब्रांच। सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी सिटी में आरबीआई की ब्रांच नहीं है? पहला ऑप्शन कानपुर, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन नागपुर, चौथा ऑप्शन मुंबई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नागपुर। नागपुर में आरबीआई का ऑफिस है, प्लीज ध्यान से समझिए, नागपुर में आरबीआई का ऑफिस है, कोई ब्रांच नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ब्रांच एंड एन ऑफिस। ठीक है, तो इन विच सिटी आरबीआई डज नॉट हैव अ ब्रांच? नागपुर में आरबीआई की कोई ब्रांच नहीं है लेकिन ऑफिस है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म
नहीं करता। पहला ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा ऑप्शन रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। तीसरा ऑप्शन इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स। और चौथा ऑप्शन परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी किसी भी कंपनी का शेयर नहीं खरीदता, शेयर्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करता। आप बात समझ रहे हैं? शेयर्स खरीदने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इट इज वेरी रिस्की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी रिस्क नहीं लेता। हमें भी वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि इंसान बहुत मेहनत से कमाता है। हमें कभी भी अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां पे रिस्क हो। ऊपर जो पहली लाइन बोली गई है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, आरबीआई का ये काम है, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई परफॉर्म करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज खरीदता है और बेचता है। दूसरा कह रहे हैं कि रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। ठीक है, रीडिस्काउंटिंग का काम भी है आरबीआई का, अगर आपने फंक्शंस पढ़े हैं आरबीआई के तो। और तीसरा कह रहे हैं इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स, ये तो आप जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, परचेजिंग ऑफ शेयर्स एंड ऑफ एनी कंपनी। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो, कोई सवाल में अगर आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुंचाइए। सबका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। हैव अ गुड डे।